वो दुर्गा भाभी के पास जाती थी और फिर दोनों जने मिलके, क्योंकि दुर्गा भाभी पढ़ी लिखी औरत थी, तो फिर वो लेटर वहाँ पहुँचा के आते थे। तो ये काम अब प्रश्न पूछोगे? हाँ जी, चलो पूछो। अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद रहीं श्रीमती शीला गौतम जी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर बीजेपी का अलीगढ़ में गढ़ स्थापित करने का अगर श्रेय जाता है तो वो शीला गौतम जी को जाता है। तो आज हम अपने आज के राजनीतिक परिदृश्य पर शीला गौतम जी से आपका साक्षात्कार कराते हैं। शीला जी, जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य पर अगर नज़र डालें तो बहुत कुछ अंतर आया है, वो अंतर क्या आया है ये आप बताएं। पुराने जो लोग थे उनको ये था कि हमें अपना देश आज़ाद करवाना है और देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे और हम देश को आज़ाद देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। अपना घर बार त्याग कर वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। जैसे मेरे पिताजी थे, लाला लाजपत राय के पास में गए, काकोरी केस में पहली बार जेल गए थे जब खजाना लूटा था अंग्रेज़ों का। अपने गांव में उन्होंने कभी कोई ज़मीन जायदाद और मकान को कह गए थे कि आपस में बांट लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। आज हम लोगों की क्या मानसिकता हो गई है कि एक मकान है वो भी शायद पूरा नहीं पड़ता है, एक और ज़मीन ले लें, एक और मकान बनवा लें, अपने बच्चों के लिए क्या कमा के छोड़ जाएं। इलेक्शन में हमारा क्या ख़त्म हुआ है उसको हम देख लें और उसको कमा लें और प्लस आगे आने वाले इलेक्शन के लिए भी पैसा जोड़ लें। तो हमारे 3 काम हो गए। पहले इलेक्शन में क्या ख़त्म हुआ वो होना चाहिए, दूसरे के लिए पैसा होना चाहिए, तीसरा बच्चों के लिए होना चाहिए। तो ये मानसिकता जो हम में आ गई है, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़े वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार भी नहीं है और उनकी समझ में भी नहीं आएगा कि आज़ादी की जिन्होंने आज़ादी पाई थी वो किस तरह से पाई थी, क्या दुख उठाए थे उन्होंने। चुनाव की अगर बात चली है तो इस समय जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। तो उसी में अगर हम बात दिल्ली की करें जिस पर कि इस समय पर चर्चा बहुत ही सबल है, तो दिल्ली में मैडम जो आप पार्टी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ उभर करके आई है, तो आप पार्टी का जो उभरना है उसको आप मोदी की लहर मानेंगे या कांग्रेस विरोधी लहर मानेंगे जनता की? देखिए, मोदी की लहर तो है ही है, नहीं तो 3 राज्यों में अपनी सरकार नहीं आ पाती। यहाँ पर आम आदमी ने जो काम किए हैं उसको भी मैं श्रेय देती हूँ। जिस तरह से भी आपको बताया था कि घर घर में बच्चे जाना और गली कूचे में कूड़े को उठाना, झाड़ू लगवाना, ये सब चीज़ें जो हैं उसने जनता में एक अलग तरह का मैसेज दिया है कि ये होना चाहिए। इससे वो उभर के आई है। ये सही है कि इस समय कांग्रेस की जिस तरह से बुरी तरह से हार हुई है उसके लिए सोचना तो चाहिए। तकलीफ हुई है। 15 साल से शीला जी जिस तरह से राज कर रही थीं, अब इस समय एकदम गिर जाना और 8 सीटें आना, ये हमारे लिए शर्म की बात तो है ही है। भाजपा भी उतनी अच्छी तरह से उभर नहीं पाई है। आम पार्टी ने आपको अच्छा खासा मुकाबला दिया है, तो ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि आगे हमको क्या करना है। जैसा कि अगर दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र की अगर चर्चा की जाए तो वहाँ पर इस समय ना तो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, ना आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। दोनों ही विपक्ष में बैठने की बात कह रही हैं। तो आपने तो राजनीति में इतना लंबे समय गुजारा है, इस समय जो ये
कंडीशन बन रही है कि वहाँ पर किसी की सरकार नहीं बन पा रही है, तो इस समय क्या हल होना चाहिए जो कि वहाँ की जनता को आगे अपने लिए प्रतिनिधित्व मिले? देखिए, सरकार तो दोनों में से किसी की भी नहीं बन रही है। जब सरकार नहीं बन रही है तब विपक्ष में कौन बैठेगा, इसका क्या सबूत है? भाई, सरकार होगी तभी तो विपक्ष होगा, जब सरकार ही नहीं है तो विपक्ष क्या होगा? तो और कोई किसी को समर्थन देने के लिए इस समय वो तैयार भी नहीं है, क्योंकि मार्जिन इतना है 32 और 28, कोई ज़्यादा वो नहीं है। गवर्नमेंट बनाने के लिए 36-37 तो वैसे भी चाहिए, किसको मिलेंगे ये पता नहीं हैगा। और मुझे तो लगता है कि ये दोबारा चुनाव होगा दिल्ली में और गवर्नमेंट किसी की भी नहीं बन पाएगी। 4 राज्यों में तो बीजेपी का हल्ला रहा और कांग्रेस का सफाया हुआ है, परंतु अगर मिजोरम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इसका उल्टा हो गया है कि वहाँ पर बीजेपी का सफाया हो गया है और कांग्रेस वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई है। तो आखिर मिजोरम में बीजेपी अपना दमखम क्यों नहीं दिखला पाई? 7 सिस्टर्स में हम लोगों का कभी कुछ नहीं रहा हैगा ज़्यादा। 7 सिस्टर्स कहती हूँ, मिजोरम हो या मणिपाल हो, सिक्किम हो, ये 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। इसमें कभी भी बीजेपी का वो नहीं हुआ था। पहली बार कर्नाटक में ज़रूर बीजेपी का परचम लहराया था, तो वहाँ तो हम उम्मीद वैसे भी नहीं करते थे। और 40 सीटें हैं तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं है, छोटी यूनिट है, छोटे स्टेट है, छोटे आदमी है। 3 जगह जिस तरह से बहुमत प्राप्त हुआ है ये काबिल है। शिवराज जी ने काम अच्छा किया है, वसुंधरा जी ने अच्छा किया है। कांटे की टक्कर हमारी रमन सिंह जी की जरूर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरी बात हैट्रिक लगाई है। ये सब हमें धन्यवाद के पात्र हैं और आगे बढ़ेंगे। वसुंधरा ने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं, शिवराज जी ने, मेरे संग पार्लियामेंट में ये लोग तीनों थे, इसलिए मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि काम करने में ये लोग बहुत अच्छे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि अब आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो मैं अब लोकसभा चुनाव पर आता हूं। लोकसभा चुनाव में अगर हम अपने संसदीय क्षेत्र अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में जैसा कि सुना जा रहा है कि यहाँ से आपके सुपुत्र राहुल गौतम जी की भी दावेदारी है। तो राहुल गौतम जी की दावेदारी पर आप, क्योंकि यहाँ एक लंबे समय तक सांसद रही हैं, तो राहुल जी की दावेदारी पर आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हर पार्टी में कि बाप भी खड़ा हो जाए, बेटा भी खड़ा हो जाए, माँ भी खड़ी हो जाए, बेटी भी खड़ी हो जाए, ये जो परंपरा है मैंने इसको तोड़ा है। मैंने मना किया है कि मैं नहीं खड़ी होंगी और बेटे को लाऊंगी, और मैं जन सेवा यहाँ करती रहूंगी और सबकी मदद जो भी होगी अलीगढ़ जनता की वो मैं करती रहूंगी। मैं टिकट मांग रही हूँ, ये ठीक है बेटे के लिए, ये समय बताएगा किसको उपलब्धि प्राप्त होती है। ऐसा सुनने में भी आ रहा है, क्योंकि पार्टी हाईकमान को यहाँ से कई दावेदार, दिग्गज दावेदार मिल रहे हैं, परंतु वहाँ से पार्टी हाईकमान से ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ से वह एक कद्दावर नेता को चुनाव लड़ाने का विचार बना रही है, कद्दावर नेता को, जैसे कि उमा भारती, राजनाथ सिंह। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या पार्टी इस तरीके का कोई निर्णय ले सकती है? जब कहते हैं कि बाहर का कोई यहाँ पर आना नहीं चाहिए, तो कद्दावर नेता यहाँ पर आ कैसे सकता है? उमा भारती को कैसे आ सकती है? अपना वो मध्य प्रदेश से थी, चीफ मिनिस्टर रही है, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे माता श्री कहती है, मैं उसको बेटी मानती हूँ, तो उसको अपने मध्य प्रदेश से लड़ना चाहिए था। नहीं है तो और भी बहुत सी जगह पड़ी हैं, अलीगढ़ ही नहीं है उसके लिए। प्रत्याशी चयन पर बात चली है, तो प्रत्याशी चयन के लिए क्या मैडम आप ये मानती हैं कि प्रत्याशी चयन के लिए हमारे संगठनात्मक स्तर पर भी चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए कि संगठन में से ही चुन करके एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा की जाए, ना कि थोपा जाए ऊपर से? तो इसके लिए ऐसा कुछ विधान बनना चाहिए कि संगठन में ही चुनाव प्रक्रिया हो, पहले उसमें से निकल कर गए। आपका ये है ना कि देखिए, प्रक्रिया तो बिल्कुल सही है कि पहले यहाँ से 3 नाम जाते हैं मतलब प्रदेश में, वहाँ से फिर 3 नाम जाते हैं
वहाँ पर वो लोग तय करते हैं और यही प्रक्रिया सही भी है। अब थोपा जाए तो थोपने का नतीजा भी मिल जाएगा। अब जैसा कि बीजेपी ने मोदी जी को यहाँ पर पीएम की प्रत्याशी बतौर प्रोजेक्ट किया है, तो क्या आप ये मानती हैं कि राजनीति में व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या बीजेपी व्यक्तिवाद को बढ़ावा देकर के कांग्रेस की पद चिन्हों पे चल रही है? परिवारवाद तो कांग्रेस ने फैलाया है और परिवारवाद के हिसाब से ही सब जगह ये काम हो रहे हैं। ये दूसरी बात है कि पहले चुनाव हो जाते थे, उसमें से फिर नेता चुना जाता था, सीएम हो या पीएम हो वहाँ से चुनते थे। अब पहले से ही अनाउंस होने लग गया है। ये ज़रा बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है मेरे हिसाब से। जैसा कि बीजेपी ने अभी तक अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र पर किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और लोकसभा चुनावों का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो क्या इस तरीके से जो लेट लतीफ़ी हो रही है बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा की, तो इससे क्या बीजेपी को अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से नुकसान उठाना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि पूरे हिंदुस्तान में अभी तक कहीं पर सांसद की किसी का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है का। भाजपा का, कांग्रेस का भी कम हुआ है। सपा बसपा ने ज़रूर कर दिए हैं अपने आदमी। ये ठीक है कि यदि लेट किया तो उससे थोड़ी तकलीफ तो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि हमारे देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पर क्या राजनीति में जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए? देखिए, आदमी को कैंडिडेट देखना चाहिए। जाति में और इसमें कुछ नहीं है, पर जाति में भी अब जातियां आ गई हैं। अब वो जाति नहीं है। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी 10 तरह के ब्राह्मण, कि हम सनातन हैं, कि हम सारस होते हैं, कि हम गौड़ हैं, कि हम गौतम हैं। ये नहीं होना चाहिए। जाटों में है कि ये हैं, ठाकुरों में है कि हम चौहान हैं, कि हम ये हैं डांगुर हैं, ये हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं व्यक्ति से ऊपर जानी चाहिए। व्यक्ति देखकर ही आप कैंडिडेट का चुनाव करें तो हिंदुस्तान में कुछ हो सकता है। चीन है, जापान है, क्यों आगे बढ़ गए हम लोगों से? क्यों बढ़ गए? आज हिंदुस्तान हम लोग पीछे क्यों जा रहा है का? जम्मू कश्मीर में क्योंकि इस समय धारा 370 पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पर एक बहस होनी चाहिए, तो मैडम 370 धारा पर आपका क्या कहना है कि ये वहाँ लागू रहनी चाहिए, हटाई जानी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए? देखिए, 370 धारा जब लागू की गई थी तो अब उसको लेकर पूर्ण रूप से संसद में बहस होनी चाहिए और जैसा जिसका मत हो तब इस पर डिसाइड होना चाहिए, अभी नहीं। मैडम, 2 प्रमुख जो बिल हैं जो कि इस समय पेंडिंग में पड़े हुए हैं, एक तो है कम्युनल वायलेंस बिल और एक है फूड सिक्योरिटी बिल। तो क्योंकि महिला बिल्कुल मैं उसी पे आऊँगा आगे। महिला आरक्षण बिल, तो इन तीनों बिलों पर आप क्या कहेंगी? ये इस सेशन में भी पास नहीं कर पाएंगे, इस सेशन में भी नहीं पास कर पाएंगे ये लोग। अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी की अगर सरकार अगर बनती है तो क्या हम मान लें कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये तीनों बिल पारित होंगे? देखिए, बीजेपी की सरकार बनती है, बहुमत में आ तो जाए, लेकिन अपोजिशन में कितने लोग आएंगे इस पर भी डिपेंड करेगा। वो अभी नहीं कह सकते हैं, सरकार बनने के बाद ही बताया जा सकता है इस पर विचार, अभी नहीं। अब मैडम, मैं आपसे अपने अलीगढ़ की एक प्रमुख शैक्षिक संस्था है जिसको कि देश विदेशों में एक प्रमुख स्थान हासिल है, AMU। तो AMU में इस समय अल्पसंख्यक स्वरूप घोषित करने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, जिसपे कि अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, कुछ पक्ष में आ रहे हैं, कुछ विपक्ष में आ रहे हैं, तो आप क्या मानती हैं कि AMU को अल्पसंख्यक स्वरूप दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? ये तो राहुल ने इसमें डिटेल में खूब लिख दिया है, आप वो ले लीजिए। मेरा और राहुल का विचार एक ही है। नहीं, आप बताएं कुछ। नहीं, वो निकाल के दे दीजिए।
अच्छा मैडम, मैं अगला ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्योंकि जितनी भी विकास योजनाएं बनती हैं तो उसमें जो टैक्स पेई जो हैं उनका जो धन है उनका बहुत प्रमुख भूमिका अदा होती है। तो क्या टैक्स पेई धन का अगर सदुपयोग किया जाए, इसके लिए किसी प्रकार का कानून बनाया जाना चाहिए? नहीं, भाईचारा होना चाहिए। कानून बना के आप किसको कर देंगे? कानून आप ये बना दें कि अल्पसंख्यक वो भी मांग रहे हैं कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, जाट मांग रहा है आरक्षण मिलना चाहिए, ये आरक्षण शब्द ही खत्म होना चाहिए। जो व्यक्ति बढ़िया हो और समाज की सेवा कर सके उसको ही टिकट मिलनी चाहिए। मैं तो आरक्षण के पक्ष में कभी भी नहीं हूँ। अब अगर हम अपने जनपद के बारे में, क्योंकि आप जनपद का आपने बहुत लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है, तो यहाँ अपने जनपद अलीगढ़ में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? प्रमुख समस्याएं तो बिजली की है, शिक्षा की भी है, सड़कों की है। मेन समस्याएं तो ये हैं। अगर हम प्रदेश स्तर पर देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? प्रमुख समस्याएं उनकी भी यही हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। ये अभी देखें, जो जाते हैं आप लोग, कितने खराब हो जाती हैं गाड़ियां आप लोगों की, और कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने बच्चे और बुजुर्ग खत्म हो जाते हैंगे। तो समस्या तो उनकी भी है। यदि हम लोगों को जो भी निधि मिलती है, सड़कें हमारी गांव-गांव तक जाने के लिए हो जाएं। अब गांव में हमने भुगता हुआ हैगा कि एक गांव में चारपाई पर बच्चा होने वाला है बीवी के, और पानी भरा पड़ा हुआ है, 4 आदमी उठा के सड़क तक लाए उसको, जैसे कि, तो मैंने मोटर रोकी, मैंने कहा क्या बात है? तो कहते देखिए इस पानी में ये इसको डिलीवरी होने वाली है, कैसे निकाला जाए। उसकी दोनों तरफ से सड़कें मैंने बनवाई। पहले जैसे ही मैं सांसद बनी मैंने दोनों तरफ से सड़कें बनवाई। आज भी उस गाँव में गई थी तो कह रहे थे कि देखिए सड़क बन गई, तो अब हमारे कम से कम बीवी बच्चे तो पढ़ने भी जा रहे हैं और कुछ उत्थान हो गया है। तो जब तक कि हम जनता की समस्याओं में नहीं जाएंगे और उनको पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, सड़कें बनवाते हो आप, इसको हटाओ, सड़कें बनवाते हो आप और कमीशन खा लेते हो तो क्या होता है? आप इतने लंबे समय तक रहीं और आपने लोकसभा में कई मामलों को लेकर के प्रश्न भी उठाए, और उसके बाद भी अभी भी आप संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर अगर ले लें तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ क्या क्या समस्या हैं? राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले हम लोगों को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हमारी डेली आवश्यकताएं हैं। बिजली, पानी, सड़क, बच्चों का स्कूल, ये सब चीज़ों की सुविधाएं पहले होना चाहिए राष्ट्र। जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अब वो नकल हो रही है तुम्हारी, उससे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी कंपटीशन में आ सकते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे, लेकिन विदेश में कहीं कंपटीशन में आप भेजिए उन बच्चों को तो वो आ जाएंगे क्या? नहीं आ सकते हैं। तो हमें गवर्नमेंट को राष्ट्रीय सुविधा के साथ साथ वो फैसिलिटी भी देनी चाहिए जिसमें कि हमारी बच्चों की अच्छी एजुकेशन होके दूसरों के संग में कंपटीशन कर सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत सी जगह है हमारे डॉक्टर आज विदेश में अच्छा कमा रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स विदेश में अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में आना भी चाहें तो उनको उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे और उतनी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, तो वो क्यों आएंगे? वो वहीं रह रहे। तो ये राष्ट्र को सोचना चाहिए ना कि हमारे यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर्स जो भी हैं वो बाहर अच्छे हैं, उनको हम वही सुविधा यहाँ दें तो क्या हमारा राष्ट्र ऊपर नहीं उठ सकता है? मैडम, जो इस समय आईटी युग है, सोशल मीडिया इस समय इतनी इफेक्टिव है कि आप हर राजनेता को, और आप देख लीजिए आपके बीजेपी का तो आईटी सेल चल रहा है जो आईटी आर्मी के नाम से जाना जाता है, और आपके पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी और भी कई नेता हैं जो कि ट्विटर
ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया साइटों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। तो आप इस समय जो सोशल मीडिया का जो रुझान बढ़ा है, तो सोशल मीडिया का राजनीति में जो भूमिका है उसके बारे में आप बताएं। मीडिया भी अब उतनी स्वच्छ नहीं रह गई है। पहले जैसी थी, बात करते थे, चीत करते थे और सही चीज को उजागर करती थी, अब उसमें भी कमी आ गई है कि जो सही बात कहते हैं उसको पूर्ण रूप से घुमा फिरा के इधर उधर करा के अजीब तरह से पेश करती है, जिससे कि जनता के दिल पर और दिमाग पर असर अच्छा नहीं पड़ता। मैडम, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया में तो जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना होता है वो डायरेक्टली करता है, वो चाहे ट्वीट करके करे तो वो डायरेक्टली करता है, उसमें कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो कि उसकी बात को घुमा फिरा के कह सके। तो जैसा कि ट्विटर इत्यादियों पे होता है, तो सोशल मीडिया जब डायरेक्ट हिट करता है तो उसका मैं राजनीति पर प्रभाव। बोलो शर्मा जी, क्या कह रहे हो? राजनीति पर प्रभाव। दल की सरकार बनी